हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं दोस्तों 3 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, उसके साथ ही जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं जैसे कि स्टेट पीसीएस वगैरह, एसएससी वगैरह, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट डे तो देखेंगे ही, आज कौन सा है, कुछ वन लाइनर न्यूज भी देखेंगे आपके वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा जो मेन टॉपिक्स आज हम लोग को डिस्कस करने हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एससीओ समिट के बारे में, जो कि शुरू हो चुकी है और नरेंद्र मोदी जी इस बार वहां पे पार्टिसिपेट करने नहीं गए हैं, उनके बदले डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं। ठीक है। उसके अलावा बिहार रिजर्वेशन पर थोड़ी सी बात करेंगे। एक नया डेवलपमेंट हुआ है, म्यूटिंग ऑफ माइक्स इन पार्लियामेंट। आजकल पार्लियामेंट में माइक को लेकर के बहुत डिबेट चल रही है। ऑपोजिशन के नेता, खासतौर से एलओपी जो है राहुल गांधी, वो बार बार इल्जाम लगाते हैं कि उनका माइक स्पीकर बंद कर देते हैं, और स्पीकर ये कहते हैं कि मेरी डेस्क पे कोई भी माइक बंद करने वाला बटन नहीं है। तो हम एक्चुअल में देखेंगे कि माइक्स म्यूट होते कैसे पार्लियामेंट में और क्या पूरा प्रोसीजर होता है इसके पीछे। उसके अलावा एक नया मॉस डिस्कवर हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन डिस्कवरी है स्पेस एक्सप्लोरेशन के मायने में। दूसरे प्लैनेट्स पे अगर हमें लाइफ बनानी है उसके मामले में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इंडियंस के पास मौका है स्पेस में जाने का, इसको लेकर के एक न्यूज आई है, वो हम लोग कवर करेंगे। एआई वॉशिंग एक नया टर्म आपका न्यूज में आया है, और ऐसे टर्म्स पे यूपीएससी अक्सर क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे एपिलेप्सी क्या होती है, डीबीएस क्या होता है, और डीबीएस का एपिलेप्सी में क्या यूज है या फिर क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नौका बेच बोट रेस, ये एक तरीके से आपका कल्चर का हिस्सा है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन आपके कल्चर वाले पोर्शन से आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं, खासतौर से स्टेट पीसीएस, वहां पे भी ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट हो जाएगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेवेक्स के बारे में, कि सेवेक्स अल्टीमेटली है क्या। तो ये दोस्तों आज का इंडेक्स है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको मेनली आज हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और रहेंगी जो आपको वीडियो के साथ साथ पता चलती रहेंगी। तो आइए भाई शुरू करेंगे सबसे पहले रोज की तरह आज के इंपॉर्टेंट डे के साथ। आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे मना रहे हैं, वो है आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। आपको पता है कि प्लास्टिक बैग, या यूं कहा जाए कि पूरी की पूरी प्लास्टिक ही जो है वो हमारे नेचर के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब मानी जाती है। ठीक है। और प्लास्टिक से बनने वाले बैग क्योंकि इतने ज्यादा यूज में हैं, हर एक चीज की पैकेजिंग आपकी प्लास्टिक में होती है। कहीं भी आप मार्केट से सामान लेने जाओगे तो जो आपको कैरी बैग दिया जाएगा वो प्लास्टिक का दिया जाएगा। हालांकि अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई मेट्रो सिटीज में, खासतौर से जो बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं, वहां पे वो जो कपड़े वाले बैग्स होते हैं, है ना, वो वाले बैग्स, या फिर आपके पेपर बैग्स यूज होने लग गए। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं अभी भी, या फिर जो उतने ज्यादा डेवलप्ड सिटीज नहीं है, वहां भी प्लास्टिक बैग अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। और ये तो सिर्फ हमारे देश की बात हो गई, ये एक इंटरनेशनल समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक एक बाउंड्री फ्री आपका पोल्यूटेंट है। यानी कि अगर आप प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हो तो वो किसी बाउंड्री में बंध के नहीं रहेगा, वो आपके दुनिया के ओशंस में जाएगा, मरीन लाइफ को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, है ना। माइक्रो जो आपके छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं वो मछलियां खा लेती हैं। ठीक है। उसके बाद मछलियों को जब इंसान खाता है तो इंसान की फूड चेन में वो प्लास्टिक कंटेमिनेशन आ जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल इंपैक्ट है इसका। तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट थीम वगैरह नहीं है इसकी, बस आपको तारीख ध्यान रखनी है कि 3 जुलाई को आपका ये दिन मनाया जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्लास्टिक बैग्स बहुत ही कन्वीनियंटली हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उनको डिग्रेड होने में या फिर डिसइंटीग्रेट होने में कहीं ना कहीं 500 साल तक लग जाते हैं। यानी कि 500 साल तक वो हमारे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, मरीन लाइफ को हार्म करते रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ये दिन हम किस दिन मनाते हैं, 3 जुलाई को मनाते हैं। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने पहले न्यूज की तरफ, और पहले न्यूज से जुड़ा हुआ जो हमारा पहला एमसीक्यू है उसकी तरफ, जो कि है आपका एससीओ के बारे में। ठीक है। एससीओ के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 2024 की जो एससीओ समिट है वो उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रही है, और डॉक्टर एस जयशंकर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। करेंटली एससीओ में 9 मेंबर्स हैं, जिसमें से ईरान लेटेस्ट मेंबर कहा जाता है। ठीक है। यानी कि नवा एडिशन आपका ईरान है, ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है कि इंडिया 2018 में एससीओ का पार्ट बना था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से, या कौन कौन से करेक्ट है, ये आपको बताना है ऑप्शंस में से चूज करके। चलिए भाई, यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू है बिल्कुल, ये ऐसे इसी पैटर्न में यूपीएससी एमसीक्यूज पूछता है, और हम लोग यूपीएससी के पैटर्न को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे होते हैं, जिन टॉपिक्स के अराउंड वो एमसीक्यू बिल्ड करता है, ठीक है, उन टॉपिक्स के अराउंड हम चीजों को कवर करते हैं। और देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि हर एक न्यूज़पेपर में हर एक न्यूज आइटम यूपीएससी के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होता है। द हिंदू का भी हर एक आर्टिकल, हर एक न्यूज यूपीएससी के लिए रिलेवेंट नहीं होती है। हो सकता है वो आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाए, आपके इंटेलिजेंस को इंप्रूव करे, लेकिन उस पर क्वेश्चन यूपीएससी में आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है। कुछ ही टॉपिक्स द हिंदू में डेली आते हैं जिनके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है, और हम लोग ने पिछले कई सालों के पेपर को एनालाइज करके एक अपनी लिस्ट निकाली है कि किस तरीके के टॉपिक्स हमको हिंदू से कवर करने हैं, किस तरीके के टॉपिक्स हमको डाउन टू अर्थ से कवर करने हैं, किस तरीके के टॉपिक्स हमको इंडियन एक्सप्रेस से कवर करने हैं और बाकी जगहों से कवर करने हैं। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कवरेज दी जाती है। आप ये मान के चलिए जो न्यूज यहाँ पे छोड़ दी जाएगी उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब वही चीज है ना कि अगर 1% प्रोबेबिलिटी, अपने 100 टॉपिक छोड़े उसमें से किसी एक पे क्वेश्चन आना है, तो वो 100 टॉपिक पढ़ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसका अच्छा नहीं है, बल्कि अब उसके अलावा 50 टॉपिक और ऐसे पढ़ लो जिसमें से शायद 20 पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये आपके एससीओ के ऊपर 3 स्टेटमेंट थे। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है एससीओ समिट आपकी कजाकिस्तान में शुरू हो रही है। ठीक है, कजाकिस्तान में इस बार हो रही है, उज्बेकिस्तान में नहीं हो रही है। दूसरा पॉइंट सही था, यानी कि पहले स्टेटमेंट में जो दूसरा पॉइंट था कि एस जयशंकर जा रहे हैं, वो सही था, लेकिन उज्बेकिस्तान की जगह दोस्तों कजाकिस्तान में हो रही है। बात समझ में आ गई। एस जयशंकर पहुंच गए अस्ताना। अस्ताना क्या है, कजाकिस्तान की कैपिटल है, और वो जगह है जहां पे इस बार समिट हो रही है। ठीक है, वो इंडिया के डेलीगेशन को लीड करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह वो गए हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए नरेंद्र मोदी के ना जाने से, क्योंकि एशिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया की कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के बात आगे बढ़ानी थी, बहुत सारे डिस्कशंस होने थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंट्री के टॉप लीडर का ना होना कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है। अब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, जो कि चुनाव के जस्ट बाद वाला है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, चाइना और रशिया की प्रेजेंस, रशिया से हमारे रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब भले ना हुए हो, बट यूक्रेन की वॉर की वजह से हमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ा है। और चाइना और पाकिस्तान से तो क्या हाल है वो आपको पता है। उसके अलावा ईरान इसराइल के साथ डिस्प्यूट में है, ईरान भी इसका मेंबर है, तो हमारे इसराइल से रिलेशन काफी अच्छे हैं। तो वहां पे हमको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उठ सकते थे जहां पे हम अपने स्टैंड क्लियर ना कर पाते शायद, या हम अगर नरेंद्र मोदी वहां पे जाके वो स्टैंड लेते तो कंट्री की इमेज जो हमारे फ्रेंडली नेशन उसमें अलग तरीके की जाती। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, बाकी अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में। फिलहाल आप कुछ फैक्ट्स ध्यान रख लीजिए कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वो है कस्सिम जुमार्त टोकायेव। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट है, किसके, कजाकिस्तान के, जिनकी फोटो भी आपको दिखाई पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, ओल्जस बेक्तनोव। ठीक है, ओल्जस बेक्तनोव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम करेंसी की बात करें तो वो है टेंगे, कजाकिस्तानी टेंगे यहाँ की करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप मैप देख लीजिए दोस्तों, कजाकिस्तान का डिटेल्ड मैप है। बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको यहाँ पे सारी दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, कजाकिस्तान से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक तरीके से एससीओ की मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइना इधर बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर रशिया बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में भी रशिया ने ही घेर रखा है कजाकिस्तान को, इधर आपका कैस्पियन सी पड़ता है, इधर नीचे आपका उज्बेकिस्तान और उससे भी नीचे तुर्कमेनिस्तान, दोनों ही कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। ताजिकिस्तान किसी भी तरीके से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है, किर्गिस्तान करता है। ठीक है, तो ये जितने तान हैं, अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जितने भी तान हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ तजाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब इसके अलावा चाइना और रशिया बॉर्डर शेयर करता है। अब हम आएंगे एससीओ के ऊपर। एससीओ के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो 60% यूरेशियन एरिया, यानी कि यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड कॉन्टिनेंट है जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, उसका 60% एरिया एससीओ का मेंबर है, और 40% ग्लोबल पॉपुलेशन आपकी इसी एससीओ कंट्रीज में रहती है। कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पूरी दुनिया की 20% जीडीपी एससीओ के पास है, जो कि बड़े बड़े देश हैं यहाँ पे, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। उसके बाद भी हम दुनिया की 20% जीडीपी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट्स मेन गोल आर टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। तो ये भाई देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेयर्ड पर्पस यही होते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो एससीओ को कहीं ना कहीं वेस्ट की डोमिनेंस को, वेस्ट की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए बनाया गया था।
ठीक है। एससीओ में आप देखिए सारी की सारी ईस्टर्न कंट्रीज ही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी इसमें अभी तक का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट की हेजेमनी को, यूरोपियन हेजेमनी को, अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर, हेजेमनी मतलब प्रभुत्व को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था प्रैक्टिकली। बाकी अब बात तो ये यही करेंगे ना, ये थोड़ी कह देंगे कि हम वेस्ट की हेजेमनी को काउंटर करने के लिए आए हैं। ठीक है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करें दोस्तों तो वो इनका बीजिंग चाइना में है। इसके अलावा इनके बहुत सारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आपका रैट्स, रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एंड एससीओ बिजनेस काउंसिल, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये कि आपका आया कहां से है, क्या ये कब बना, कैसे आया, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, या फिर इसके पीछे की टाइमलाइन क्या है। बेसिकली पॉलिटिक्स कहना तो दोस्तों गलत हो जाएगा, टाइमलाइन देखने की हम बात करेंगे। तो एक शंघाई फाइव नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके सक्सेसर के तौर पे हम एससीओ को देखते हैं। अब शंघाई फाइव दोस्तों आपका 1996 में बनाया गया था। 5 कंट्री थे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। ठीक है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। These countries, along with Uzbekistan, came together on 15th June 2001 in Shanghai to announce the formation of a new organization aimed at deepening political and economic cooperation. तो इन 5 कंट्रीज ने उज्बेकिस्तान को साथ बुलाया कि आओ भाई तुम भी हमारी टेबल पे बैठो करके, और 2001 में 15 जून को डिसाइड किया कि अब हम लोग एक नया ऑर्गेनाइजेशन है और हमको एससीओ के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ गई। इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर बने कब, आपके 2017 में। ठीक है, 9 जून 2017 में। इसके अलावा जो लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है, लेटेस्ट मेंबर है वो ईरान है, जो कि ऑफिशियली 2023 में मेंबर बना। पहले ये एक ऑब्जर्वर स्टेट था, अब ये मेंबर स्टेट हो गया है। तो आज की डेट में दोस्तों 9 कंट्रीज मेंबर हैं एससीओ की, 8 तो पहले से ही थी भाई। 5 शंघाई फाइव, आपका शंघाई फाइव थे पहले, एक उज्बेकिस्तान जुड़ा 7 हो गए, 6 हो गए, 2 पाकिस्तान इंडिया जुड़े 8 हो गए, एक ईरान जुड़ा 9 हो गए आपके। तो ये 9 कंट्रीज इसकी फिलहाल के लिए मेंबर हैं। जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है वो एक तरीके से गवर्न करता है एससीओ को, यानी कि सारे कंट्रीज के हेड मिलते हैं, मीटिंग करते हैं साल में एक बार और सारे एजेंडा डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहीं पे 9 मेंबर के नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ये मैप आप देख लीजिए और ये लिस्ट आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये मैप है आपके किसका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है मेंबर स्टेट्स हैं। यहाँ पे एक आपको ग्रीन से जो ईरान दिखाई पड़ रहा है ना, ये भी अब मेंबर बन गया, तो उसको भी आप ब्लू कर लीजिए। थोड़ा सा पुराना मैप में लेकर के आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि अच्छा लगा मुझे मैप, इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ये पॉइंट आपको अलग से बता दूंगा कि ईरान को भी आप ब्लू कर लीजिए, ईरान भी मेंबर बन चुका है। ये 8 कंट्रीज प्लस ईरान ये मेंबर हैं। बाकी बचे हुए 3 अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये फिलहाल ऑब्जर्वर स्टेटस में है, ये डायलॉग पार्टनर में। और गेस्ट अटेंडीज को इस बार आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पुराना डेटा है, इस बार के गेस्ट अटेंडीज मैं आपको बाद में कवर करवा दूंगा। डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो वो ये सारे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये तो प्री के हिसाब से बातें हो गई सारी, अब कुछ मेंस के मुद्दे पे आइए कि एससीओ का सिग्निफिकेंस है क्या इंडिया के लिए। भाई यहाँ पे पाकिस्तान है, इंडिया के बहुत फ्रेंडली टर्म्स नहीं है, चाइना है, बहुत फ्रेंडली टर्म्स नहीं है, रशिया है जिसको पूरा वेस्ट आइसोलेट करने में लगा हुआ है। तो ऐसी क्या जरूरत है इंडिया के लिए इसका मेंबर बनने की। तो इसके पीछे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो तो लिखी ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला जो रीजन इंडिया के पास है इसका पार्ट बनने का, वो है थोड़ा सा एक काउंटर बैलेंस करना। क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इंडिया का एक नॉर्मल झुकाव वेस्ट की तरफ हुआ है, यूएसए के साथ हमारे संबंध बहुत इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से वेस्ट के होके ना रह जाएं, हमें थोड़ा सा ईस्ट के साथ काउंटर बैलेंस भी करना था, तो हम एससीओ के मेंबर भी इसी वजह से बने हैं। पहला रीजन ये है, प्रैक्टिकल रीजन की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा रीजन है यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना दोस्तों, ये वाली है ना, इस वाले मैप में देखिए, ये कजाकिस्तान, फिर ये आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। पहली बात तो, पहला पर्पस तो यही कि भैया हमको इनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अब कनेक्टिविटी क्यों बढ़ानी है, ये देखिए, आपका ईरान में हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी अगर हमें यहाँ पे जाना होता है वेस्ट सेंट्रल एशिया में, तो हमें कैसे जाना पड़ता है। पहली बात तो हमारे चाइना से फ्रेंडली रिलेशन है नहीं, ना हमारे पाकिस्तान से हैं, तो हम कैसे चले जाएंगे यहाँ पे। तो और उसके अलावा हमको कहां से जाना पड़ता है, यहां से हम निकल करके जाते हैं, फिर ये आपका स्विस कैनाल होते हुए इधर से निकल करके, फिर इधर से आपका रास्ता लेकर के यहां से जाते हैं, या फिर ऑल द वे हम यहां से जाते हैं। ठीक है, ये सारे रास्ते हमारे पास सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रब करके क्लियरली दिखा देता हूं।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, अब हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट हम यहाँ पे जो डेवलप कर रहे हैं ईरान में, इससे क्या होगा, हम यहाँ मुंबई से निकलेंगे, गुजरात से निकलेंगे, सीधे यहाँ जाके और सीधे सेंट्रल एशिया। मतलब सोचिए कितना लंबा रूट हमारा सेव हो रहा है। अब सेंट्रल एशिया हमको जाना ही क्यों है, सवाल आपका ये आएगा। तो इस वजह से जाना है क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल के, यहाँ पे नेचुरल गैस के बहुत ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर के डिपेंडेंसी है आपकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे, आपके अमेरिकन कंट्रीज पे, आपकी रशिया पे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थोड़ा सा मतलब अपनी डोमिनेंस कम दिखाती हैं, है ना, थोड़ा साइलेंट कंट्रीज हैं, अगर हम उनसे अपने क्रूड ऑयल को लेना शुरू करेंगे, नेचुरल गैस को लेना शुरू करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, पाइपलाइन लगाएंगे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वीट सप्लाई करना, हमारे जो एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं वो भी हम यहाँ पे लेकर के जा सकते हैं, जिससे हमें एक नया मार्केट एक्सप्लोर करने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमने एससीओ को ज्वाइन कर रखा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब तो प्रैक्टिकल बात, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। ये जो लिखी हैं ये ऑन पेपर बातें हैं जो आपको हर जगह पढ़ने लिखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पहला है कॉपरेशन ऑन सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स इंक्लूडिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है टेररिज्म के ऊपर, सेपरेटिज्म के ऊपर, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। अब ये एक तरीके से दोगली बातें हो गई कि नहीं हो गई? वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे चाइना बैठा हो आपका, जहां पे पाकिस्तान बैठा हो आपका, वो टेररिज्म पे बात करेगा, वो एक्सट्रीमिज्म पे बात करेगा। चाइना जो खुद अपने यहाँ मुस्लिम्स को एक तरीके से, उइगुर मुस्लिम्स को डोमिनेट कर रहा है, उनको एक तरीके से परसिक्यूट कर रहा है। पाकिस्तान जो हिंदूज को परसिक्यूट कर रहा है, ठीक है। रशिया जो खुद यूक्रेन पे चढ़ के बैठा हुआ है। ऐसी कंट्री जहां पे होंगी, क्या वहां पे इन मुद्दों पे बात होगी? ये सारी बातें डेमोक्रेटिक रिजीम्स में होती हैं, ठीक है। जो आपकी डेमोक्रेटिक रिजीम्स होती है, जैसे कि इंडिया, जैसे कि यूएसए, है ना, ऐसे जैसे कि यूके, जब ये सब कंट्रीज मिलती हैं तब इस पे बात करती है कि हमें टेररिज्म को रोकना है, हमें सेपरेटिज्म को रोकना है, हमें एक्सट्रीमिज्म को रोकना है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सब खतरा है। लेकिन वो सरकारें जो एक्सट्रीमिज्म के दम पे चल ही रही हैं, है ना, तो वहां पे ये सब बातें कहना, मतलब कहने की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाला हाल है। लेकिन आपको लिख के तो देखिए आना ही है, ठीक है, क्योंकि अब ये सब बातें लिख के आओगे तो यूपीएससी कहेगा कि भैया तुम तो बड़े सिनिकल आदमी हो, ठीक है। It addresses regional issues like human trafficking, weapon trafficking, terrorism through initiatives like RATS। RATS जो एक इनिशिएटिव है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो उसका यूज करके हम इन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा हम ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, क्राइम के ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा हम साइबर वॉरफेयर के ऊपर बात करते हैं। मतलब हम यानी कि एससीओ एज अ होल, तो जब एससीओ एज अ होल बात कर रहा है तो इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ एससीओ, इंडिया विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दीज ऑल डिस्कशंस, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बताया ही अभी, वास्ट रिजर्व्स हैं ऑयल और गैस के, कहां पे? सेंट्रल एशिया में। और इंडिया देख रहा है कि भैया हम इसको कैसे टैप कर लें। और पता है मजे की बात क्या है कि ये जो सेंट्रल एशिया में आपके रिजर्व्स हैं ना, इनको अभी तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज अभी भी मिडिल ईस्ट के ऊपर, वेनेजुला टाइप की कंट्रीज के ऊपर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर आपके डिपेंडेंट है। सेंट्रल एशियन कंट्री से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को भी टैप नहीं किया गया है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ गई? चलिए, समरकंद डिक्लेरेशन जो हुआ था, जो 22वीं समिट में बात हुई थी जिसके ऊपर, तो वहां पे ये बात की भी गई थी कि हम सेंट्रल एशिया के लिए फूड सिक्योरिटी लेकर के जाएंगे, वो हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी लेकर के आएंगे। मिलिट्री एक्टिविटीज, अब ये लोग जो है मिलिट्री कॉपरेशन की बात करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, वही हाथी के दांत वाली बात करते हैं, तो वो भी इंडिया के लिए फायदेमंद है कहीं ना कहीं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, भाई ये लोग अपना जो एक तरीके से ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में एक दूसरे की मदद करना, ज्वाइंट एनर्जी प्रोडक्ट्स लेकर के चलना। अब इंडिया के साथ भले अभी इतना ज्यादा ना हो, बट चाइना और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है ना भाई। हम जब एज अ होल देख रहे हैं तो हम खाली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखेंगे, हम तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना। रशिया और चाइना की कितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी को लेकर के, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से जेब में बैठा हुआ है चाइना के जाकर के, है ना। अफगानिस्तान डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि नया तालिबान की रिजीम आई है वहां पे। मतलब अफगानिस्तान हालांकि ऑब्जर्वर स्टेटस है उसके पास, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपकी। कल्चरल कॉपरेशन, कल्चरल कॉपरेशन के लिए भाई कल्चरल मिनिस्टर सारे देशों के मिलते हैं और वो कल्चरल डायलॉग एक्सचेंज करते हैं कि भैया आपके कल्चर को हम कैसे बढ़ावा दें हमारे यहाँ पे, हमारे कल्चर को आप अपने यहाँ पे कैसे बढ़ावा दो। ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती हैं। अब क्या सब कुछ अच्छा अच्छा ही है? जाहिर सी बातें नहीं है, बल्कि अच्छी चीजें कम ही हैं। लेकिन कंफ्लिक्ट को हमें हमेशा छोटा होकर दिखाना पड़ता है, अच्छी चीजों को हमें हमेशा बड़ा करके दिखाना पड़ता है। तो कंफ्लिक्ट क्या है एससीओ में? इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज, कितने राउंड की बातें हो चुकी, कितनी बातें हो चुकी हैं, कितनी विजिट्स हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और ये कौन है आपके, जी जिनपिंग, ये लोग साथ में झूला भी झूल चुके हैं।
लेकिन उसके बाद भी बॉर्डर पे स्थितियां सामान्य होने का नाम नहीं ले रही हैं और चाइना का एंक्रोचमेंट लगातार अरुणाचल में, लद्दाख में बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, ये कंसर्न की बात है। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान तो मतलब मुझे कहना ही नहीं चाहिए, ये तो जो नहीं भी पढ़ता है, जो नहीं भी लिखता है, उसको भी पता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जहां भी पाकिस्तान का नाम दोस्तों आ जाए यूपीएससी मेंस में, स्टेट पीसेस के मेंस में, ये टर्म यूज करना ना भूलें, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि सरकार के द्वारा पोषित आतंकवाद, ये पाकिस्तान बढ़ावा देता है। ठीक है, फिर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को कुछ बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं आपस में, तालिबान लेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर एरिया को लेकर के कुछ टेंशन हैं। तो ये सारी भाई दिक्कतें हैं। अभी चैलेंजेस क्या क्या है एससीओ में? अभी पहली बात तो पावर इंबैलेंस, कहने को इतने मेंबर हैं, इतने ऑब्जर्वर स्टेटस वाले हैं, लेकिन दो कंट्रीज, दोस्तों ध्यान रखिए, दो कंट्रीज चाइना और रशिया आर द डोमिनेंट प्लेयर्स, और इनका जो कोर एजेंडा था एससीओ को बनाने के पीछे और जो है अभी भी, वो है वेस्ट की हेजेमनी को काउंटर करना। और अभी भी आप देख लीजिए, जब मीटिंग खत्म होगी अभी आपको सुनने में आएगा कि पूरे एससीओ ने बारिंग बारिंग इंडिया, रशिया के साथ सोलिडारिटी दिखाई है यूक्रेन के मामले को लेकर के। ठीक है, पूरा मुद्दा यही है कि हमें कैसे वेस्ट को काउंटर करना है। ठीक है, तो भैया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहने को तो बहुत बातें की गई हैं, बट बायलेटरल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो है, जैसे चाइना और रशिया का है, चाइना और पाकिस्तान का है, लेकिन ओवरऑल एससीओ का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अभी उस तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे भैया जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप होते हैं, आप किसी भी चीज को आइसोलेट होकर के सेलॉज में नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको हर एक चीज को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक बर्ड आई व्यू के तौर पे देखना पड़ेगा जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अब इंडिया के ऊपर खाली एससीओ का इंपैक्ट नहीं है, इंडिया के ऊपर यूएसए का भी इंपैक्ट है, इंडिया के ऊपर जापान का भी इंपैक्ट है, इंडिया के ऊपर यूक्रेन का भी इंफ्लुएंस है, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, आप जो भी कह लें, हमारे ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। वैसे ही रशिया के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंस है, चाइना के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को लेकर के, उनको संभाल करके एक यूनिटी और ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और ह्यूमन राइट्स, देखिए जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, काफी सारी कंट्रीज में इसमें से डेमोक्रेसी का तो नामो निशान नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है भी, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं है। और जब डेमोक्रेसी नहीं है तो ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, ये आपको पता होगा बहुत बेहतर तरीके से। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, भाई हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, चाइना का कुछ और है। चाइना चाह रहा है कि हम यूएसए को एकदम बिल्कुल डब्बा बना दें, हम चाह रहे हैं कि हम जो है एक तरीके से चाइना को डब्बा बना दें, रशिया चाह रहा है कि हम यूक्रेन को डब्बा बना दें। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं, लोग अपना अपना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। रामाधीर सिंह के हिसाब से चले तो सब अपनी अपनी पिक्चर में हीरो हैं। ठीक है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जहां पाकिस्तान होगा वहां पे होगा ही होगा, और चाइना बराबर का भागीदार है पाकिस्तान के टेररिज्म में। फंडिंग से लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों को बचाने का काम करने के लिए, इन सब में चाइना का बराबरी का योगदान है। बात क्लियर हो गई? तो दोस्तों ये आपका एससीओ हो गया। बहुत ही डिटेल डिस्कशन हमने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी चीज नहीं आई है तो उसको आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, तो अपने क्वेश्चन पे हम पीछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा जो है एससीओ के बारे में। पहला स्टेटमेंट आपको बता ही दिया था, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उज्बेकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान में ये मीटिंग हो रही है। करेंटली 9 मेंबर्स हैं, लेटेस्ट एडिशन ईरान है, बिल्कुल सही है। इंडिया 2018 में नहीं दोस्तों, 2017 में मेंबर बना था। तो पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, अगले न्यूज पे आते हैं हम। अगली न्यूज क्या है? बिहार गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर क्वेश्चन 65% कोटा। तो ये न्यूज दोस्तों ऑलरेडी जून में कई बार कवर हो चुकी है, और आप यकीन मान के चलिए ये अभी न्यूज इन ट्रांजिशन है। जब आप अगले साल एग्जाम देने के लिए जाओगे, या अगले साल आप छोड़ दीजिए, अगले 2 महीने में कम से कम ये 20 बार ये न्यूज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 65%, आपको पता है कि 50% की कैप लगी है। किस पे कैप लगी है? इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 50% से ज्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पे एक बात और की गई थी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस वाला जो एक एक्सेप्शन है, इसके ऊपर डिस्कशन दोस्तों बहुत कम होता है, बट ये फैक्ट है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, बिहार सरकार ने अपने जातिगत जनगणना कराई थी, कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया था। उसके बेसिस पे कह दिया कि 65% रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी एसटी और ओबीसी को मिला करके। इसको अभी हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया है कि भैया आपने कोई प्रॉपर स्टडी नहीं करी है, खाली जनता को खुश करने के लिए जल्दबाजी में आपने निर्णय लेकर के इतना कोटा कर दिया है, इसलिए हम इसको क्वैश कर रहे हैं।
अब इसको लेकर के ये बिहार सरकार कहाँ गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि भैया हमारे इस कोटा को बढ़ाइए घटाइए, जो भी आपको करना है इस पर कार्रवाई करिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो इंदिरा साहनी केस का जजमेंट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, 50% की लिमिट। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये न्यूज इन ट्रांजिशन है। हम लोग पहले के वीडियोस में आपके रिजर्वेशन को लेकर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉसेस होते हैं, उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया में रिजर्वेशन की क्या स्थिति है, कैसे वो इवॉल्व हुआ, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगली बार जब ये आइटम न्यूज में फिर से आएगा तो हम लोग वापस से एक बार और बड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले किया गया, 10 दिन भी नहीं हुए हैं, इस वजह से इतना ज्यादा डिटेल में मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक डेवलपमेंट था तो मैंने आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्लियामेंट्री रूल्स इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ जो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना पॉलिटी से, वो अब बहुत ज्यादा आपके डे टू डे अफेयर बेस्ड और डिटेल्ड, माइन्यूट डिटेल ओरिएंटेड होने लग गए हैं। तो ऐसी चीजों पे हमको ध्यान देना, इग्नोर नहीं करना है। आप सबने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया होगा तो वो मीम देखा होगा जब राहुल गांधी कह रहे हैं स्पीकर से कि सर माइक तो दे दीजिए, माइक बंद कर दिया आपने मेरा। वो शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, पिछली लोकसभा में भी ये कई बार इल्जाम लगा चुके हैं राहुल गांधी कि उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, उनको अपनी बात बोलने नहीं दी जाती है। और वो इल्जाम लगाते हैं किसके ऊपर, स्पीकर के ऊपर, कि स्पीकर ऐसा करता है। स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि भैया मेरी डेस्क पे कोई ऐसा बटन नहीं है। तो आखिरी में मुद्दा है कि आखिरकार माइक है कि नहीं है, मतलब माइक का बटन है स्पीकर के पास होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो किसके पास होता है, क्या स्पीकर का कोई रोल होता है माइक बंद करने में, अगर होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, इन द 0 hour a 3-minute time limit is given to a member, and when the 3 minutes are over the microphone is automatically switched off. In the case of special mentions, MPs have a limit of reading out 250 words. The moment it is read by members, the microphone is switched off by the staff in the chamber. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब स्पेशल मेंशन का टाइम होता है तो एक एमपी को 250 वर्ड की लिमिट होती है, अगर वो 250 वर्ड में अपनी बात कंप्लीट नहीं करता है तो माइक ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाता है। और 0 आवर जब होते हैं तो 3 मिनट का टाइम दिया जाता है कि 3 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो माइक स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इनकरेक्ट क्या है बताना है। ये देखिए, डिकोड पॉलिटिक्स, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, राहुल गांधी और ओम बिरला अगेन फेस ऑफ ओवर पार्लियामेंट्री माइक्स, हु कंट्रोल्स देम। तो ये इसी आर्टिकल के ऊपर आपका बेस्ड पूरा न्यूज आइटम है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको बैकग्राउंड पहले बता दिया है। यहाँ पे आप देखिए, माइक्रोफोन एंड स्विच सिस्टम इन द हाउस, ईच एमपी हैज एन असाइंड सीट इन द हाउस। हर एक मेंबर की एक सीट असाइंड होती है, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी जाके कहीं भी बैठ सकता है। ये स्कूल कॉलेज की सीट नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो आगे बैठ गए, जो बाद में आया पीछे बैठ गया, ऐसा नहीं है। सबकी एक सीट असाइंड होती है। आप देखते भी होंगे कि हमेशा मोदी जी आगे बैठते हैं, इधर से राहुल गांधी आगे बैठते हैं ना, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है पहले से। All the members have a microphone and a switch set at their specific desk with allocated number. सबकी सीट पे एक माइक्रोफोन होता है, एक माइक होता है और उसका स्विच होता है वहीं पे। According to the manual released by Lok Sabha Secretariat in May 2014, the switchboard has multiple switches in different colors. अब उसमें अलग अलग तरीके के जो है कलर्स के स्विच होते हैं। Activation of mic when an MP wants to speak. If an MP wants to speak in the house, they can raise their hand to notify the presiding officer and press the gray button. अगर उनको बात करनी है, कुछ बोलना है, तो वो एक ग्रे बटन होता है, उसको दबाएं और अपना हाथ रेस करके बोले कि स्पीकर सर मुझे कुछ बोलना है, स्पीकर मैम या प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुझे कुछ बोलना है। ठीक है, द एलईडी ऑन माइक्रोफोन टर्न्स रेड व्हेन द माइक इज एक्टिवेटेड। और जब स्पीकर माइक एक्टिवेट करवा देते हैं तो आपके जो एमपी होते हैं उनके सीट पे जो माइक लगा होता है उसमें एक लाल बत्ती जल जाती है। द माइक्रोफोन इज एक्टिवेटेड फ्रॉम द कंट्रोल रूम ओनली व्हेन द मेंबर हैज बीन परमिटेड बाय द स्पीकर टू स्पीक। इधर आपने हाथ रेस किया कि सर हमको बोलना है, सर ने कहा हाँ ठीक है बोलिए, और जैसे ही स्पीकर ने कहा कि हाँ भाई बोलिए, तुरंत कंट्रोल रूम में बैठे लोग उस पर्टिकुलर एमपी का माइक ऑन कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल रूम से माइक ऑपरेट होता है आपका। एज पर द वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स, बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैज अ चैम्बर फॉर साउंड टेक्नीशियंस हु आर पार्ट ऑफ द स्टाफ that transcribes and records the proceedings of the parliament. The chamber has an electronic board with assigned seat numbers of the member. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक भैया, आपने कभी सुना होगा, अगर आपने कभी भी लोकसभा की प्रोसीडिंग या राज्यसभा की प्रोसीडिंग सुनी होगी तो स्पीकर बार बार बोलते हैं कि बैठ जाइए माननीय सदस्य, ये बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, या बैठ जाइए, ये बात आप बोल रहे हैं लेकिन ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होता है,
पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं और आर्काइव करी जाती हैं। लेकिन कुछ बातें जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट होती हैं, अगर वो कोई एमपी बोलता है तो उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड में रखा ही नहीं जाता है। और जब जो चीज पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में नहीं रखी जाती है ना जाती है, उसको जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी अपने आप अपने ऊपर डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट की प्रिविलेज का हनन माना जाता है, पार्लियामेंट के एक तरीके से कंटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये आप अगली बार जब आप सुनोगे ना कि ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप चुप हो जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि रिकॉर्ड में ना जाने का मतलब क्या है। ठीक है, तो कहा गया जा रहा है कि जो कंट्रोल रूम होता है वहां पे एक बड़ा सा पैनल लगा होता है, बड़े से पैनल पे सबके सीट नंबर लिखे होते हैं कि इस सीट पे कौन बैठा हुआ है, और सबके स्विचेस होते हैं। तो जिस भी एमपी को बोलने की बात की जाती है उसका स्विच ऑन कर दिया जाता है। जैसे स्पीकर कहते हैं कि अब बस आपका टाइम खत्म हो गया, बैठ जाइए, स्पीकर बंद कर दिया जाता है उसी कंट्रोल रूम से। माइक्स आर टर्न ऑन एंड ऑफ फ्रॉम दिस रूम विच हैज अ ग्लास फिकेड, मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है थ्रू विच द स्टाफ कैन सी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द एमपीज। अब अगर वो देख नहीं पाएगा स्पीकर को, कई बार स्पीकर एक्शन से बोलते हैं कि हाँ भाई खड़े होइए बोलिए, तो अगर वो देख नहीं पाएंगे वो लोग एमपी को, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो फिर वो कैसे काम ऑपरेट करेंगे अपना। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सर्किट होता है जिसके थ्रू स्पीकर को और एमपीज को देखते रहते हैं। माइक्रोफोन्स आर एक्टिवेटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चेयर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा। They are only turned on when a member is called by the chair. A member's mic might be switched off if it is not their turn to speak. ठीक है, और अगर उनका टर्न स्पीक बोलने का नहीं है, स्पीकर बार बार मना कर रहे हैं, वो बोलते चले जा रहे हैं, तो कंट्रोल रूम वाले माइक बंद कर देते हैं। ठीक है, स्पीकिंग रूल्स एंड टाइम लिमिट्स, तो ये तो सारी बात हो गई। अब टाइम लिमिट होती क्या है बेसिकली, तो जो 0 आवर होता है पार्लियामेंट का, ये होता क्या है हम लोग कभी और पार्लियामेंट के पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। 3 मिनट का टाइम दिया जाता है एक मेंबर को बोलने के लिए कि जब भी भैया 0 आवर होगा, जो कि बेसिकली आपका 12 बजे से होता है, तो उसमें आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए, और जैसे 3 मिनट आपके ओवर होंगे आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। कई बार स्पीकर की परमिशन से 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब ये स्पीकर के डिस्क्रिप्शन है कि वो 1 मिनट या 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दे बात को रैप अप करने के लिए। अगर कोई फालतू की बात कर रहा होता है तो स्पीकर टाइम नहीं देते हैं, कोई अगर जेन्युइन बात कर रहा होता है तो स्पीकर उसको टाइम दे देते हैं और 1-2 मिनट में कहते हैं कि अब आप रैप करिए, ठीक है, कंक्लूड करिए अब आप। हालांकि ये सारी बातें देखिए ऑन पेपर है, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज है ना। स्पीकर बीइंग द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो वो हमेशा एक बायसनेस आपको दिखेगी, लेकिन ना वो आपको लिख करके आनी है एग्जाम में, ना वो आपको अपने इंटरव्यू में बोलनी है जाकर के। आपको हमेशा स्पीकर को एज अ न्यूट्रल पर्सन देखना है, बट प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं। Only the Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman can direct the switching on and off of the mics in special circumstances. In case of special mention, अगर किसी भी एमपी को स्पेशल मेंशन किया गया है तो उसके पास 250 वर्ड्स होते हैं अपनी बात रखने के लिए, 250 वर्ड के बाद उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, और स्पेशल मेंशन होता क्या है इसमें, जो है मेंबर्स अपना अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे को उठा सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस वगैरह के, क्योंकि बिना कोई प्रायर नोटिस नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं दिया जाता, 250 वर्ड में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, म्यूटिंग माइक्स एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, आर्टिकल 105 क्या कहता है, वो पावर प्रिविलेज और इम्यूनिटीज डिफाइन करता है पार्लियामेंट की, उसके मेंबर की, उसकी कमेटी की। 194 आर्टिकल सेम बातें करता है स्टेट के लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, अब जो ये राहुल गांधी बार बार इल्जाम लगा रहे हैं आपके लोकसभा स्पीकर के ऊपर कि आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये एक तरीके से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी माना जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस भी माना जा सकता है कि भैया ये हाउस का अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में। ठीक है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी बातें छोड़ रखी थी पार्लियामेंट के ऊपर कि वो अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन करनी है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी को कैसे मेंटेन करना है, वो खुद से डिसाइड करके लॉ वो पास कर लेंगे, बट आज तक ऐसा कोई लॉ पास किया नहीं गया है। ठीक है, तो ये पूरी दोस्तों आपकी न्यूज थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े अपने, तो उसमें क्या आता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। 0 आवर में 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, स्पेशल मेंशन में 250 वर्ड की लिमिट दी जा रही है। तो पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि भाई दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सिंट्रिकिया कैनिन वेरिस के बारे में, कैनिन रिविस के बारे में, जो कि आपका एक तरीके से मॉस है। ठीक है, साइंट्रिकिया या सेंट्रिकिया, साइंट्रिकिया सेंट्रिकिया जो भी बोल लीजिए, कैनिनर वेरिस के बारे में आपके स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरीके का मॉस होता है। ये देखिए सब साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स है और आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपको ज्यादा टाइम इसके प्रोनाउंसिएशन पे लोड देने की बजाय ये एक्चुअल में होता क्या उस पर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं, अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से चलें तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं, जहां पे आपको चीजें एमसीक्यूज के फॉर्म में दी जाती है। इसके ऊपर कोई आपसे इंटरव्यू में डिबेट नहीं होने जा रही है। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन हाँ कोशिश अपनी करनी है। चलिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पोलर मॉसेस इन द वर्ल्ड,
ठीक है। इट हैज एक्सट्रीम डेसिकेशन टॉलरेंस, इट कैन रिकवर विद इन सेकेंड्स आफ्टर above 98% water loss. It has extraordinary freezing tolerance. It can withstand -196 डिग्री सेल्सियस अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स। अब कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। अब ये सब है क्या, छोड़ दीजिए एमसीक्यू को, पहले न्यूज देखिए आप। साइंटिस्ट को एक नया मॉस देखने को मिला है। मॉस माने काई होता है बेसिकली, ठीक है, जिसको आप हिंदी में काई बोलते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। तो नई मॉस डिस्कवर करी है साइंटिस्ट ने, जिससे मार्स पे लाइफ को प्लांट करना पॉसिबल हो गया है, मार्स पे लाइफ को इंश्योर कराना पॉसिबल हो गया। अब ये क्या है, ये फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ये उसी काई की फोटो है जो अभी रिसेंट में डिस्कवर हुई है, ठीक है, जो भी रिसेंट में डिस्कवर हुई है। देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट डेजर्ट मॉसेस इन द वर्ल्ड। तो भैया डेजर्ट मॉसेस है ना, तो पोलर मॉसेस नहीं है, पहले स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, ये देखिए आप, ठीक है, पहले स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे जब पहले स्टेटमेंट गलत है तो ये हट गया, ये हट गया, या तो 2 3 आंसर है या तो 2 आंसर है, यानी कि 2 तो सही है आपका, बहरहाल में तीसरा अब आपको देखना है। चलिए भाई देखते हैं। इट पोजेस रिमार्केबल टॉलरेंस टू मल्टीपल एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि अर्थ के अलावा बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर अगर लाइफ को इंश्योर करवाना है तो वही लोग, वही बायोडाइवर्सिटी वहां पे सर्वाइव कर पाएगी जो एक्सट्रीम सिचुएशंस को टॉलरेट कर लेती है। अब ये जो नई मॉस आपकी सेंट्रिकिया आपके डिस्कवर हुई है, डेजर्ट मॉस, ये इसका मतलब साइंटिस्ट के ऊपर स्टडी करी और ये पता किया इसके बारे में कि भैया ये अगर इसका वाटर लॉस हो गया 98% से ज्यादा, तो विद इन सेकेंड्स वो उस वाटर लॉस को कवर कर लेगी, है ना, विद इन सेकेंड्स 98% से ज्यादा वाटर लॉस को रिकवर कर लेगी, जिसको हम बोलते हैं डेसिकेशन टॉलरेंस। कि अगर आपके सूखा पड़ गया यानी कि आप ड्रॉट रेजिलियंट हो गए, कहीं अगर सूखा भी पड़ गया तो आप वहां पे जिंदगी अपनी काट लोगे। ये वाली काई की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। फ्रीजिंग टॉलरेंस भी है कि अगर 196 -196 डिग्री टेम्परेचर भी कहीं का है तो वहां पे भी ये सर्वाइव कर लेगी अपने आप को, ठीक है। इसके अलावा अगर गामा रेडिएशन आ रही हैं, है ना, विद हाफ लिथल डोज एस्टिमेटेड टू बी 5000 GY, तो उसको भी टॉलरेट कर लेगी ये। तो जब इतनी ज्यादा टॉलरेंट है तो इसको हम मार्स पे ले जाकर के वहां पे अगर इसको हम प्लांट कर दें, देखिए बेसिकली अर्थ पे भी जो लाइफ शुरू हुई है ना, सीधे हम नहीं पैदा हो गए थे, ठीक है, पहले कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस, कुछ ऐसी चीजें आई थी, धीरे धीरे वहां से ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हुई है। पहले आपका एमीबा आया है, कहते साइनोबैक्टीरिया आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसने जो समाज में, जो दुनिया में पूरी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको कंज्यूम करके ऑक्सीजन को रिलीज किया, तो जब धरती पे ऑक्सीजन बढ़ी तो बहुत सारे जीव आए, फिर जीव इवॉल्व होते होते ह्यूमन बने। तो मतलब ये बिलियंस ऑफ द ईयर की कहानी है। ह्यूमंस इवॉल्व ऐसे ही होते हैं, सीधे कोई जाकर के पैदा नहीं हो जाता डायरेक्टली। तो अगर हमें मार्स पे लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम वहां पे येली मॉस ले जाकर के प्लांट करें। अब ये क्योंकि इन सब चीजों को टॉलरेट कर लेगी तो इस मॉस की वजह से धीरे धीरे लाइफ आना शुरू होगी, और जब ऑक्सीजन बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी, तो क्लाइमेट भी आपका थोड़ा बहुत जो है नॉर्मलाइज होगा, उतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं जाएगा, उतना एक्सट्रीम वाटर लॉस नहीं होगा वहां पे। तो धीरे धीरे ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर वहां पे लाइफ इवॉल्व हो जाएगी। शायद हमारी 1000 2000 पीढ़ी के बाद वाले लोग भी जिंदा ना बचे हो देखने के लिए, बट लेकिन अब साइंस है तो ये ऐसे ही काम करेगी, इतना फ्यूचर का देख करके काम करेगी, ठीक है। इट हैज अ वाइड स्प्रेड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बात करते हैं स्मॉस के बारे में, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब स्मॉस के बारे में देखते हैं, भैया ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज्यादातर जो ड्राईलैंड एरियाज हैं इंक्लूडिंग गुरबन टुंगुट एंड टेंगर डेजर्ट्स इन चाइना, है ना, गुरबन टुंगुट एंड टेंगर डेजर्ट्स इन चाइना एंड मुजेब डेजर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपका वनडे एग्जाम के हिसाब से या प्रीलिम्स के हिसाब से ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका गुरबन टुंगुट डेजर्ट और टेंगल डेजर्ट कहां पे है, मुजेब डेजर्ट कहां पे है, ठीक है। ये आपके पामिर, ये वाली मॉस आपकी इस डेजर्ट्स के अलावा पामिर, तिब्बत, मिडिल ईस्ट, एंटार्क्टिका और सरकम पोलर रीजन्स में भी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ना अपने आप में गलत नहीं है ना, ये अपने आप में गलत नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पोलर मॉसेस, लेकिन ये वहां भी पाई जाती है, अबंडेंटली पोलर में नहीं, अबंडेंटली ये डेजर्ट में पाई जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, माइन्यूट माइन्यूट सी बातें हैं। इट हैज अ यूनिक एडेप्टेशन, इट यूजेस अ टाइनी हेयर ऑन, इसका एक टाइनी हेयर होता है जिसको हम ऑन बोलते हैं, AWN, ठीक है, ऑन एंड ऑफ ईच लीफ टू कलेक्ट वाटर इन एडिशन टू दैट कलेक्टेड बाय द लीफ देमसेल्फ। जो लीफ अपने सर्वाइवल के लिए, इस मॉस की जो लीफ होती है वो जो खुद के सर्वाइवल के लिए पानी लेती है, उसके अलावा एक छोटा सा जो है टाइनी हेयर होता है वो खुद भी पानी एक्सट्रैक्ट करता है, और वही पानी जिम्मेदार होता है वाटर लॉस के बाद भी सर्वाइव कर जाती है। अब मॉस क्या होते हैं, मॉस आपके फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। With the spores produced in small capsules, mosses are distributed throughout the world except in salt water and are commonly found in the moist shady locations। ठीक है, जो काई होती है वो मॉइस्ट शैडी लोकेशन में ज्यादा पाई जाती है, सॉल्ट वाटर में आपकी काई नहीं पाई जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है।
Bosses contribute significantly to the structure and function of ecosystem. They are critical to the soil health, store large amount of carbon, aid the soil nutrient cycle, and assist in the decomposition of organic matter. They can also rescue disturbed ecosystem by being among the first forms of life to reappear after disturbances. तो वही सारी बातें हैं कि भैया ये काई जो लगती है तो ये कार्बन को स्टोर कर लेती है, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन करती है, सॉइल को न्यूट्रीफाई करती है, डिकम्पोजिशन में असिस्ट करती है ऑर्गेनिक मैटर के, ये बहुत सारा काम होता है इसका मोसेस का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जब कहीं पे कहीं किसी चीज का लॉस हो जाता है वेजिटेशन का पूरी तरीके से, तो वहां पे ये नए सिरे से आकर के वेजिटेशन को शुरू भी करती है। अब ये आपकी फोटोज हैं उन तीनों ही डेजर्ट्स की जिनका भी हमने नाम देखा था। ठीक है, ये दोनों चाइना के डेजर्ट्स हैं, ये आपका यूएसए का डेजर्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन लाइन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन 3 स्टेटमेंट में से कौन कितने स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। कौन से स्टेटमेंट नहीं, कितने स्टेटमेंट कार्बन लाइन के बारे में सही है ये आपको बताना है। लोकेटेड एट 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिमार्केट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। यानी कि जो अर्थ है और जो स्पेस है उसके बीच में जो लाइन है, एक बाउंड्री है, उसको हम कार्बन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960s में एंड वाज नेम्ड आफ्टर एरोस्पेस पायनियर थियोडोर वॉन कार्मन। ठीक है, इनके नाम पे रखा गया था। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, तो यहां पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां पे हुआ क्या है, इंडियन सिटीजन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई टू स्पेस एंड अपकमिंग मिशन यू कैन अप्लाई टू। ठीक है भैया, आपके पास भी स्पेस में जाने का मौका है, ब्लू ओरिजिन में बैठ करके मस्त, देखिए एकदम गोल गोल सा है ना, और सबकी विंडो सीट रहेगी, सब बढ़िया बाहर स्पेस में देखेंगे और बढ़िया अपनी बालकनी सीट एंजॉय करते हुए पॉपकॉर्न खाते हुए स्पेस घूम के आएंगे। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी आप आगे पढ़िए, यही सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे भी। ठीक है, जेफ बेजोस लेड ब्लू ओरिजिन had partnered with the Space Exploration Research Agency SERA to give common Indian citizens an opportunity to go into the space in New Shepard spacecraft। तो न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट पहली बात तो किसका है, ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन ने किसके साथ पार्टिसिपेट किया, सेरा के साथ। सेरा का मतलब क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। किस लिए पार्टिसिपेट किया है या कोलैबोरेट किया है, इंडियन सिटीजन को स्पेस में जाने का मौका देने के लिए। ठीक है, अब ये जो आपका न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट है, ये सब ऑर्बिटल स्पेस ट्रैवल व्हीकल है जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस देगा, है ना, स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इसका नाम रखा गया दोस्तों एलन शेफर्ड के ऊपर, जो कि फर्स्ट अमेरिकन थे स्पेस में जाने वाले। न्यू शेफर्ड इज फुली रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम डिजाइंड फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, अ रीयूजेबल बूस्टर एंड प्रेशराइज्ड क्रू कैप्सूल। द कैप्सूल कैन अकोमोडेट 6 पैसेंजर्स प्रोवाइडिंग ईच विद अ विंडो सीट टू विटनेस ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द अर्थ। वही विंडो सीट आपको मिलेगी वहां पे। 11 मिनट की जर्नी होगी, आपको कार्बन लाइन के पीछे लेकर के जाएंगे और फिर आपकी पैराशूट से वापस से लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा है, ये वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कार्बन लाइन के बारे में, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन था। ये आपका 100 किलोमीटर यानी कि 62 माइल्स अबव द सी लेवल लोकेटेड है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिमार्केट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस से। इसको 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। 1960 में नहीं दोस्तों, 1960s में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, एक रिकॉर्ड कीपिंग बॉडी जिसको हम बोलते हैं फाई। फाई मतलब फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनले। ठीक है, ये बाहर की लैंग्वेज का टर्म है, लैटिन फ्रेंच टाइप का टर्म है ये, तो इसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। नाम किसके ऊपर रखा गया, थियोडर वॉन कार्मन के द्वारा। अब सारे साइंटिस्ट देखिए इसको नहीं मानते कार्बन लाइन को। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया 80 किलोमीटर पे है, कुछ कहते हैं 100 पे है, कुछ कहते हैं 120 पे है। तो कोई एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है कार्बन लाइन को लेकर के, लेकिन हाँ मोर और लेस उसके आसपास सब लोग मानते ही मानते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों सारी बातें आपकी सही है कार्बन लाइन के बारे में। ठीक है, सारी बातें कौन सी, पहला वाला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, लेकिन तीसरा सेंटेंस गलत हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपीएससी के स्ट्रिक्टली नए पैटर्न बेस्ड है। एक डेफिनेशन दी जाएगी, पूछा जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। इट इज अ डिसेप्टिव प्रमोशनल प्रैक्टिस that exaggerates or outright lies about a product or services use of artificial intelligence. What practice is being talked about? AI washing, AI manipulation, AI grading, AI greasing। बेसिकली मतलब AI आप यूज नहीं कर रही है कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, लेकिन ये बता रहा है कि हम AI यूज कर रहे हैं, ऐसा क्लेम कर रहा है, तो उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे, ये एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है ना, कि जनता को अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित करने के लिए आपने कह दिया कि भैया हम एआई यूज करते हैं। ये जो आप जिस चैटबॉट से बात कर रहे हैं एआई पावर्ड है, जबकि वो एआई पावर्ड नहीं है, लेकिन आपने बोल रखा है कि एआई पावर्ड है, तो इसको हम बोलते हैं एआई वॉशिंग। ठीक है, जैसे ग्रीन वॉशिंग होती है ना, जो नए नए बिजनेस होते हैं वो कहते हैं हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम मतलब वो झूठ बोलते हैं,
वो एनवायरमेंट फ्रेंडली वाकई में होते नहीं है, बट वो ऐसा क्लेम करते कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, और कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में बात डाल देते कि उनके प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। इसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। इसी के टर्म पे, इसी के रास्ते पे चलते हुए एआई वॉशिंग नाम का आपका टर्म आया है जो ऐसा बताता है। अब ये बिजनेस के लिए भी कई बार फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस की गुडविल खत्म हो जाती है। दूसरी बात, बिजनेस ने खुद तो एआई डेवलप नहीं किया है, उसने किसी थर्ड पार्टी से सर्विस ली होगी एआई को लेकर के। हो सकता है थर्ड पार्टी ने बताया हो कि ये जो आपको हम सर्विस दे रहे हैं ये एआई सर्विस है, बट एक्चुअली में वो एआई सर्विस ना हो, है ना। तो बिजनेस का भी नुकसान है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें हैं, कोई बहुत खास बात इसमें नहीं, इसकी डेफिनेशन बस आपको ध्यान रखनी है, वो भी यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा या फिर कौन कौन सा सही है। एपिलेप्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट कॉजेस रिकरिंग अनप्रोवोक्ड सीजर्स। ठीक है, जो झटके आते हैं, है ना, बिना प्रोवोकेशन के एकदम से झटके आ गए, रिकरिंग झटके आ गए, ऐसा एक बीमारी है जिसमें ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होता है। उसके अलावा इकलौता पॉसिबल मेथड जो है एपिलेप्सी को क्योर करने के लिए वो है सर्जरी। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो बेसिकली द गार्डियन में आपका एक आर्टिकल आया था जिसमें एक यूके बॉय है, यूके बॉय हैज ब्रेन इम्प्लांट फिटेड टू कंट्रोल एपिलेप्सी सीजर्स इन वर्ड्स फर्स्ट। ओरान नोल्सन इसका नाम है। वनडे एग्जाम के लिए इसका नाम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि यूपीएससी भी आपसे इसका नाम पूछ ले। तो ध्यान रखना है कि भैया कौन है ऐसा इंसान जिसने पहली बार आपके एक तरीके से डीबीएस ट्रीटमेंट करवाया है। ठीक है, तो उसका नाम है आपका ओरान नोल्सन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। तो यूके बेस्ड टीनेजर हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी फिटेड विद अ ब्रेन इम्प्लांट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ठीक है, ब्रेन इम्प्लांट यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीबीएस डिवाइस to help bring the epileptic seizures under control. The DBS device sends electric signals deep into the brain and has reportedly reduced his daytime seizures by 80%. अब होता क्या है, बेसिकली एपिलेप्सी में आपको झटके आते हैं, है ना, सीजर्स आते हैं बेसिकली, जो कि एबनॉर्मल होते हैं। इससे क्या होता है, आपको कई बार आपके नुकसान होता है, आपको लगातार अगर आ रहे हैं ऐसे झटके तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, ड्राउनिंग का, फॉलिंग का, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको कंफ्यूजन होगा, टेम्परेरी कंफ्यूजन होगा, मसल्स स्टिफ हो जाएंगे, जर्क होने लगेगा आर्म में, अनप्रोवोक्ड सीजर्स आने लगेंगे। अब ये सब होता क्यों है, क्योंकि आपके दिमाग सिग्नल भेज रहा होता है ऐसा करने के लिए। तो डीबीएस एक डिवाइस होती है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब मान लीजिए जैसे आपका एक सीपीयू होता है, वैसे एक डिवाइस होती है जो आपके ब्रेन को अंदर खोल करके फिट कर दी जाएगी, और उसके बाद वो जब ब्रेन में फिट हो जाएगी तो वो उन सिग्नल्स को रोक देगी, जो सिग्नल सीजर्स के लिए ब्रेन भेज रहा था, है ना, वो अपने तक ही रोक लेगी उस सिग्नल को। इसी तरीके से डीबीएस डिवाइसेस आपकी काम करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो ये जिस लड़के के में लगाया गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के दिमाग में डिवाइस लगाई गई है, वो जिंदा है। ठीक है, तो उसके 80% सीजर्स कम हो गए उस डिवाइस के लगने की वजह से। बात क्लियर है। इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ, अच्छा तो हो गया था। द डिजीज हैज नो आइडेंटिफाइबल कॉज। अब ये एपिलेप्सी होती क्यों है, तो 50% केसेस में तो कोई आइडेंटिफाइबल कॉज होता ही नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में हेड ट्रॉमा, ट्यूमर्स इन द ब्रेन, या फिर कुछ इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी जो है एपिलेप्सी की तरफ इंसान को लेके जा सकते हैं। 2022 में लेंसेट स्टडी आई थी, इसमें बोला गया था कि बिटवीन 3 and 11.9 पर 1000 पीपल सफर फ्रॉम एपिलेप्सी इन इंडिया। मतलब सोचिए कितनी ज्यादा बड़ी बीमारी है दोस्तों, 1000 में से लगभग लगभग 3 से 11-12 लोग के बीच में जो एपिलेप्सी से ग्रसित है इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन 30% ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो उन मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंट है, उनके ऊपर दवाइयां असर नहीं करती हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे अगर आप अभी भी आ जाए तो आप इसका आंसर कर लोगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, दूसरा गलत है कि सिर्फ सर्जरी ही एक रास्ता है, ऐसा नहीं है। सर्जरी के अलावा डीबीएस डिवाइस फिट करना भी एक रास्ता है, जो अभी हमने देखा इस केस में हुआ है। उसके अलावा मेडिसिन भी रास्ता है, भले वो 30% में काम ना कर रहा हो, लेकिन बाकी 70% में तो रास्ता है ना, वो भी एक। अब ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इज अ न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर दैट यूजेस इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू ट्रीट मूवमेंट डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पार्किंसंस डिजीज, एसेंशियल ट्यूमर, डिस्टोनिया एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो बहुत सारी बीमारियों में डीबीएस आपका यूज होता है, जब दिमाग को आपका एक डिवाइस लगा करके उसको जो है अलग तरीके से फंक्शन करवाया जाता है। बात क्लियर है, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी इसकी जो है एक तरीके से ट्रीटमेंट ही लिखा हुआ है कि कैसे काम करता है डीबीएस आपका, जो मैं आपको ऑलरेडी आसान भाषा में बता चुका हूँ। एक बार रीडिंग कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डीबीएस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी। सीधे आप ये नहीं करने लगोगे कि डीबीएस कर दो, पहले डॉक्टर जो है एंटी सीजर मेडिसिन यूज करेंगे,
केटोजेनिक डाइट यूज करेंगे जो कि हाई होगी फैट में और कार्बोहाइड्रेट्स में लो होगी। अगर वो भी काम नहीं करेगा तो सर्जरी करके ब्रेन का थोड़ा सा पोर्शन हटा दिया जाएगा जहां से सीजर्स आ रहे होते हैं। अगर सर्जरी भी आपकी सफल नहीं होती है तो एक और सर्जरी की जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसोटोमी। ठीक है, कॉर्पस कैलोसोटोमी, जिसमें डॉक्टर रिमूव अ पार्ट डिसअलाइंग इलेक्ट्रॉनिक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम वन हाफ ऑफ द ब्रेन टू द अनदर मे बी सजेस्टेड इन सम चिल्ड्रन। तो कुछ लोगों में ये सर्जरी भी होती है। जब ये सब नहीं होगा तब डीबीएस किया जाता है। अच्छा, डीबीएस इतना प्रेवलेंट क्यों नहीं है, सर्जरी ही ज्यादा प्रेवलेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो जब डीबीएस किया जाता है तो 40% ही आपके केसेस में आराम होता है, लेकिन सर्जरी के बाद 90% सीजर्स आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका डीबीएस या फिर न्यूरोस्टिमुलेटर का खर्चा है दिमाग में लगाने का, वो 12 लाख रुपए के आसपास है। और उसके अलावा कुछ एडिशनल खर्चे भी हैं जो कि सब मिलाकर के 17-18 लाख के आसपास पड़ जाता है। लेकिन वही सर्जरी का कॉस्ट आपका 2 से 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे होती हैं। अच्छा, ये जो डिवाइस लगेगी आपके ब्रेन में, जैसे इसके ब्रेन में जो डिवाइस लगी हुई है, वो एक हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर आएगा, हेडफोन लाइक डिवाइस आएगी, उससे चार्ज भी होगी, है ना। अगर वो डिवाइस आपके दिमाग वाली डिस्चार्ज हो गई तो उसको आपको अपने हेडफोन से चार्ज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका किस बारे में? अगला क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नौका बेच बोट रेस। अब दोस्तों, नौका बेच बोट रेस के बारे में आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला क्या है कि ये केरला की ट्रेडिशनल बोट रेस है। दूसरा, द रेसेस अकर इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हेन द रिवर वाटर्स आर सोलन ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ द मॉनसून। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है। दूसरा तो दोस्तों एकदम सही है, पहला गलत है, लेकिन क्योंकि ये केरला नहीं, ये रूरल बंगाल का आपकी बोट रेस है। ठीक है, ये आपके बंगाल की एक ट्रेडिशनल बोट रेस है। दूसरा स्टेटमेंट सही कि सितंबर के टाइम पे शुरू होते हैं जब आखिरी टाइम होता है मानसून का और नदियां एकदम उफान पे होती हैं। ठीक है, चलिए अब ये नौका बोट रेस के बारे में देख लीजिए। ट्रेडिशनल बोट रेस है, सितंबर से लेकर के आपका शुरू होता है, कई जगहों पे अक्टूबर नवंबर तक भी चलता है। ठीक है, पहले ज्यादातर आदमी लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज की डेट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, हिंदू डीटी है मनासा, जिनको हम गॉडेस ऑफ लेक बोलते हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ स्नेक्स बोलते हैं। ठीक है, किसको? हिंदू डीटी है मनासा, जिनको हम गॉडेस ऑफ स्नेक्स बोलते हैं, उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं इस रेस के थ्रू। ठीक है, the worship of Manasa is the worship of snakes, and the local deity most commonly worshipped in the rural South Bengal is Manasa, a deity worshipped by agrarian communities. अब इसमें 4 से 5 तरीके की ट्रेडिशनल बोट तो यूज होती ही होती हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके की बोट्स यूज होती है जिनको हम बोलते हैं छिप, कैले बछारी, ठीक है, चंदे बछारी, फिर चितोई, सोरपी। तो यूपीएससी सीधा यही स्टेटमेंट दे देगा आपको कि रिसेंटली द टर्म छिप, कैले भचारी, चंदे भचारी, चितोई, सोरपी वर इन न्यूज, दे आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं कि किन्हीं बोट्स का नाम भी हो सकता है। तो ये बोट्स का नाम है जो आपके नौका बेच बोट रेस में शामिल होती हैं। ठीक है, a special type of boat called sorangi which is about 90 feet long which imitates nature is also seen in these races। तो भैया एक आपकी सोरंगी नाम की जो है आपकी बोट भी पार्टिसिपेट करती है जो 90 फीट बड़ी होती है। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज आपकी सेबेक्स 2 के बारे में। सेबेक्स इसमें से क्या है? एक आर्मी एक्सरसाइज है, एक न्यूक्लियर मिसाइल है, एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, या फिर एक नेवी एक्सरसाइज है। तो बेसिकली है क्या? सेबेक्स 2 आपका एक बहुत ही लीथल एक्सप्लोजिव बॉम्ब है। ठीक है, आपके बॉम्ब बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर वॉर हेड पे चलते हैं, एक होते हैं नॉन न्यूक्लियर, है ना। नॉन न्यूक्लियर में आपके कई सारे आते हैं, जैसे कि आपका टीएनटी। टीएनटी सबसे खतरनाक माना जाता है। ठीक है, टीएनटी सबसे खतरनाक बॉम्ब माना जाता है नॉन न्यूक्लियर्स में। और अगर हमें किसी बॉम्ब की कितना वो एक तरीके से लीथल है, कितना वो खतरनाक है, किसी की लिथैलिटी चेक करनी हो अगर किसी बॉम्ब की, तो उसको हम टीएनटी के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं या फिर बताते हैं, कंपेयर करके बताते हैं। तो जो सेबेक्स 2 है आपका, ये 2.01 टाइम्स ज्यादा लीथल है टीएनटी से। टीएनटी पहली बात तो अपने आप में बहुत लीथल है, उससे भी 2 गुने के आसपास ज्यादा लीथल कौन सा है? वो आपका सेबेक्स 2 है। ये आपका पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है वर्ल्ड में। इसके अलावा मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके रशिया, चाइना, यूएसए, इन सारी कंट्रीज के पास भी अलग अलग जो है आपके ये वाले बॉम्ब्स हैं। ठीक है, जो आपके टीएनटी बॉम्ब्स हैं एक तरीके से, जो कहीं ना कहीं 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मोआब और फवाब। मोआब यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फवाब यानी कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। मोआब आपका अमेरिका का है, फवाब आपका किसका है? रशिया का है। तो उसी कैटेगरी में आपका सेवेक्स 2 भी आ गया है। ठीक है, अब ये टीएनटी से हम कंपैरिजन करते हैं। टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोयूलेन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोयूलेन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हमें किसी भी बॉम्ब की परफॉर्मेंस को जज करना है तो हम उसको टीएनटी से इक्विवेलेंट करके जज करते हैं।
अभी तक हमारे पास जो सबसे खतरनाक बॉम्ब था वो ब्रह्मोस का वॉरहेड था। जो ब्रह्मोस मिसाइल में हम आगे बॉम्ब लगाते थे वो 1.5 गुना ज्यादा टीएनटी से खतरनाक था। लेकिन अब जो है वो आपका जो है 2 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया है आपका मैन्युफैक्चर किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ईईएल नागपुर ने। बात समझ में आ गई? ईईएल नागपुर ने इसको स्टैब्लिश किया है या फिर मैन्युफैक्चर किया है। अब ये ईईएल नागपुर क्या है? सब्सिडरी है ये ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अभी ये इवेल्युएट किया जा रहा है ना, इट हैज बीन मतलब इवेल्युएट किया गया है, टेस्ट किया गया और सर्टिफाई किया गया इंडियन नेवी के द्वारा अंडर इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। बात क्लियर हो गई? इन एडिशन टू सेबेक्स 2 इंडिया के पास सिटबेक्स 1 भी है, सिम्बेक्स 4 भी है। तो ये सारे नाम भी आपको यूपीएससी यही पूछ लेगा कि सिम्बेक्स, सिटबेक्स एंड सिमेक्स 4 वर रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट आर दे? तो वो क्या है हमारे? वो हमारे देश के बॉम्ब्स हैं। ठीक है, वो हमारे देश के बॉम्ब्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आखिरी न्यूज जो आपकी वन लाइनर टाइप वाली है वो क्या है? नए डच पीएम बन गए हैं। आपको पता है कि जो अभी तक जो डच पीएम थे, 5-6 दिन पहले देखा था कि जो डच पीएम थे आपके कौन? मार्क रटे या फिर मार्क रूट। ये आपके क्या बन गए? ये आपके बन गए हैं नाटो के चीफ। किसके चीफ? नाटो के चीफ। नाटो के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पे डच यानी कि नीदरलैंड, नीदरलैंड का मैप देख लीजिए, इधर बेल्जियम, इधर जर्मनी, दो ही कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं। एम्स्टर्डम कैपिटल है, हेग भी यहाँ पड़ता है जो कि वर्ल्ड की लॉ कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे आईसीसी, आईसीजे का हेडक्वार्टर है। ये आपका नॉर्थ सी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सीज है पूरे वर्ल्ड में। इधर आपका यूके है, यूके के साथ कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं दूर दराज का लैंड बॉर्डर, सॉरी वाटर बॉर्डर शेयर होता है। तो भैया ये जो पुराने पीएम थे अभी कुछ दिन पहले तक, वो क्या बन गए? नाटो के चीफ बन गए हैं। और जो 7 महीने पहले डच के पीएम का इलेक्शन जीत चुके थे उनको अब शपथ दिलवाई जा रही है। वो अब नए पीएम बने कहाँ के? नीदरलैंड। उनका नाम क्या? डिक स्कूफ। ठीक है, डिक स्कूफ इनका नाम है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए भाई, आज का वर्ड ऑफ द डे देखने से पहले पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। पीडीएफ दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी के लिए, रिवीजन करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर के उसको दे सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे क्या है? ट्रकुलेंट, है ना, या फिर ट्रिकुलेंट। ट्रकुलेंट बोला जाएगा वैसे इसको। इसका मतलब क्या होता है? डेफिएंटली एग्रेसिव, डेफिएंटली एग्रेसिव। अब इसका यूसेज आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इट वॉज अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, यानी कि एक बहुत ही एग्रेसिव स्पीच दी है नई सरकार के खिलाफ। तो जब भी हमें एग्रेसिव के लिए थोड़ा अलग सा यूनिक सा वर्ड यूज करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे डेफिएंटली एग्रेसिव। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपको दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे कल के वीडियो में ऐसे शानदार करंट अफेयर की कवरेज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।